Good morning students, myself Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट में कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसी में आज हम लास्ट होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल F2 मॉलिक्यूल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और साथ ही हम आज नया टॉपिक है हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले होमोन्यूक्लियर का एग्जाम्पल F2 मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन करते हैं। F2 मॉलिक्यूल किसी भी, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बताया था, किसी भी मॉलिक्यूल का हम डिस्कस करें उससे पहले उस मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। कि जैसे F2 मॉलिक्यूल है तो इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 9। उसी के बिहाफ पर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित करते हैं, और दोनों जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो ये हम जानते हैं कि F2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो देखिए सबसे पहले फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें आप देखेंगे कि 1s2 ये इसका प्रथम कोष है, और द्वितीय कोष इसका 2s2, और 2s2 में ही एक और कोष के कक्षक आएंगे, वो है 2p। 2p के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py और 2pz। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और अंतिम 2pz में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि F2 मॉलिक्यूल के जो संयोजकता कोष है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 14 होगी, जिनमें से आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन का वितरण आणविक कक्षकों में करेंगे तो बंदी और विपरीत बंदी आणविक कक्षक होंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं होंगे, और जो विपरीत बंदी आणविक कक्षक हैं उसमें से पाई आणविक कक्षक भरे होंगे, जबकि सिग्मा विपरीत बंदी आणविक कक्षक रिक्त होंगे। देखिए आप इस ऊर्जा आरेख के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो संयोजकता कोष है वो अंतिम कोष माना जाता है। अंतिम कोष है इसका 2, और 2 में देखिए 2 आपके सब सेल हैं, एक तो S और ये P। तो S आपका पूरा भरा हुआ है, P में आप देखिए कि 3 उसके कक्षक हैं, और उसमें PX पूरा भरा हुआ है, Y पूरा भरा हुआ है, Z में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से दूसरे ऐप का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, जो वहाँ भी सेम इसी की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित होगा। और जब इन दोनों परमाणुीय कक्षकों के सहयोग से आणविक कक्षक बनेंगे तो आप देखिए 2s में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों ही भरे हुए हैं। इसी प्रकार से आप 2p में देखिए तो यहाँ पर जो सिग्मा की एनर्जी है वो y से कम है, इसलिए ये y से नीचे है। तो पहले सिग्मा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आणविक कक्षक में। बंदी आणविक कक्षक सिग्मा देखिए पूरा भरा हुआ है। इसी प्रकार से बंदी पाई आणविक कक्षक भी पूरा भरा हुआ है, लेकिन विपरीत बंदी आणविक कक्षक में केवल पाई विपरीत बंदी आणविक कक्षक भरे हुए हैं, जबकि सिग्मा विपरीत बंदी आणविक कक्षक रिक्त है। तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित होगा लास्ट में आएगा आपका। लास्ट में आप क्या लिखेंगे? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है तो उसको कैसे लिखेंगे? पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग के लिए हमेशा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और 2py में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके विपरीत बंदी में? पूरा भरा हुआ था तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से अगेन सिग्मा स्टार, और ये है आपका 2pz, और ये कैसा है आपका? ये भी आपका पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन सुपरस्क्रिप्ट के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आपका p का x ऑर्बिटल बच गया, वो कौन सा है? सिग्मा प्रतिबंधी आणविक कक्षक, ये पूर्ण रूप से खाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब आप देखिए अगर इसका
इस अणु का बॉन्ड ऑर्डर आप देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निर्धारित करने का सेम फॉर्मूला रहता है, चाहे चाहे होमोन्यूक्लियर एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, चाहे हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। तो बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर F2 मॉलिक्यूल में देखेंगे तो कितनी है, 8। विपरीत बंदी में देखेंगे तो विपरीत बंदी में है 6 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। F2 अणु का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। F के मध्य सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इसमें चूंकि आपने देखिए डायग्राम फिर से देख सकते हैं, ऊर्जा आरेख F2 मॉलिक्यूल का, इसमें कोई भी आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है। जब आपके किसी मॉलिक्यूल के ऊर्जा आरेख में आपको कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे तो इसकी साफ नेचर का पता चलता है कि ये डाई मैग्नेटिक है या प्रतिचुंबकीय होगा। और इसकी जो बंद ऊर्जा है वो भी निश्चित रूप से कम होगी। जैसे F2 मॉलिक्यूल के लिए आप देखें तो इसकी 37.0 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ है वो आपकी बढ़ जाएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.41 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। और चूंकि इसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होती है और इसकी बंद ऊर्जा का मान है वो भी कम होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि विपरीत बंदी कक्षकों में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी या बढ़ती है तो उसके स्थायित्व पर निश्चित रूप से प्रभाव डालती है। तो ये आपका होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का अंतिम एग्जाम्पल था। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है हमारा, अगर मैं बताऊं तो विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु, या हम उसे कह सकते हैं हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि कौन कौन से हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक होते हैं। होमो का मतलब होता है सम, और हेटेरो का मतलब होता है विषम। तो सम में आपने देखा था, चाहे F2 का एग्जाम्पल देखा, चाहे O2 का देखा, चाहे C2 का देखा, आपने देखा कि O2 मतलब दोनों ही समान परमाणु हैं, F2 मतलब दोनों ही समान परमाणु हैं। तो इसलिए होमो न्यूक्लियर मतलब समनाभिकीय, समान नाभिक हैं दोनों के ही। और हेटेरो मतलब विषम, एक का नाभिक अलग होगा और दूसरा अलग होगा, या दो अलग अलग परमाणु मिलके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। उन्हें हम विषम नाभिकीय दो परमाणु अणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप CO में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग परमाणु हैं। इसी प्रकार से आप NO में देखिए, NO में भी आपका क्या है, N अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है। और दोनों परमाणु जब अलग अलग हैं तो इनके जो आवेश है नाभिक पर वो भी अलग अलग होगा, और उनके संयोजक तक इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण बल है वो भी अलग अलग होगा। इसलिए ये सारे विषम नाभिकीय या हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किसके बारे में, CO कैसा मॉलिक्यूल है आपका, डाई एटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर। हेटेरो क्यों, विषम है, दोनों देख कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग अलग परमाणु हैं, दोनों अलग अलग परमाणु होने के कारण ये कैसे हो जाएंगे, हेटेरोन्यूक्लियर विषम नाभिकीय। अब चूंकि जिसका नाभिक के प्रति आकर्षण बल अधिक होगा, अधिक होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रबल बल से आकर्षित करेगा, और प्रबल बल से आकर्षित करने के कारण उसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा स्तर कम हो जाएगा। आप देखिए इस CO मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम से आपको ये समझ में आ जाएगा। आप देखिए इधर जो अपर आपको देखिए इधर 2s है और इधर ऑक्सीजन है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये O है, ये राइट हैंड साइड ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इनके ऊर्जा लेवल देखिए संयोजकता कोष में इसका 2s और इसका 2s, देखिए इसका 2s तो ऊपर है लेकिन इसका 2s नीचे है। कारण वही है क्योंकि ऑक्सीजन का जो आकर्षण बल है वो अधिक है, अधिक आकर्षण बल के कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अधिक आकर्षण बल से खींचेगा, जिससे इसका ऊर्जा स्तर कम हो गया है। इसी प्रकार से आप P में भी देख लीजिए,
पी का भी कार्बन का ऊपर है जबकि ऑक्सीजन का नीचे है। इसलिए इनका एनर्जी लेवल डायग्राम से भी ये पता चल रहा है कि किसका नाभिकीय आकर्षण बल अधिक है। और जब इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा तो इलेक्ट्रॉन का वितरण होने का तरीका वही है, चाहे होमो हो चाहे हेटेरो हो। पहले बंदी आणविक कक्षक में जाएंगे और बंदी आणविक कक्षक में भी किस में जाएगा, जिसका ऊर्जा लेवल सबसे कम है उसमें जाएगा। उसके बाद उससे थोड़ा अधिक होगा उसमें जाएगा। तो आप देखिए यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ 2s के लिए देखिए 2s में बंदी आणविक कक्षक 2s का सबसे कम है तो सबसे पहले इसमें गया। उसके बाद आप देखिए 2s के विपरीत बंदी आणविक कक्षक से भी 2p का जो बंदी आणविक कक्षक है सिग्मा 2px उसका कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका जैसे 2s का बंदी आणविक कक्षक भर गया तो विपरीत बंदी आणविक कक्षक ही भरेगा, नहीं। एनर्जी लेवल जिसका कम होगा पहले उसमें ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप इस उदाहरण के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। देखिए आप 2p का देखिए, 2p का साफ दिख रहा है कि इस 2s का एंटी बॉन्डिंग तो काफी ऊपर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, जबकि 2p का बॉन्डिंग है वो कम ऊर्जा का होने के कारण उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। आपको देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम भी आपको ये शो कर रहा है कि इसके जस्ट बाद इसकी ऊर्जा है तो इसमें जाएगा। फिर 2p के ही पाई 2p और पाई 2pz दोनों की ऊर्जा 2s के प्रतिबंधी आणविक कक्षक से कम है तो इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। उसके बाद 2s का विपरीत बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से होगा, इसका इस प्रकार इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, क्योंकि बंदी माइनस विपरीत बंदी, तो बंदी आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन है और विपरीत बंदी में कितने हैं 2 हैं। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आया 3। तो इसका मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है डाई एटोमिक उसके मध्य कितने बंध हैं 3 बंध हैं। 3 बंध में आप देखेंगे एक तो सिग्मा है और 2 क्या हैं 2 आपके पाई बंध हैं। क्लियर। तो अब चूंकि आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी नेचर प्रतिचुंबकीय होगी और इसकी बंद लंबाई और बंद ऊर्जा का मान, बंद लंबाई का मान होगा 1.13 एंगस्ट्रॉम और जो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी वो होगी 256 किलो कैलोरी प्रति मोल। आप इसी प्रकार से इसके आयन के बारे में देख सकते हैं। अगर CO प्लस आयन बनता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा का मान, विपरीत बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी और कम हो जानी चाहिए। और देखिए आप अगर देखेंगे तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम भी आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं। अन्य उदाहरण में हम लेते हैं किसका, NO का। NO भी आपका हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल के अंतर्गत आता है। इसका भी आप अगर देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 परमाणु मिलके NO मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसका जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष क्या है नाइट्रोजन में 1s से तो स्टार्ट होता है, ये तो 1s तो पूरा भर गया। उसके बाद जो अंतिम कोष है वो उसका संयोजकता कोष होगा। तो संयोजकता कोष में देखिए 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो टोटल नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5। इसी प्रकार से अगर आप ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का एक अधिक ऑक्सीजन से नेक्स्ट वाला, नाइट्रोजन से जस्ट नेक्स्ट वाला है ऑक्सीजन, तो इसका एटॉमिक नंबर है 8 और 8 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। अगर आप देखेंगे दोनों के संयोजकता कोष को मिलाकर तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 11। और 11 के लिए अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे तो आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन विपरीत बंदी आणविक कक्षक में जाएगा। ऊर्जा आरेख से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये आपका नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड और ये ऑक्सीजन आपकी राइट हैंड साइड ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए 2s और 2s दोनों के, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सिग्मा
2s बॉन्डिंग में जाएगा और उसके बाद सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब पी में देखिए, पी में भी आपके देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ऑक्सीजन के पास 2px में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन के पास तीनों के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले क्या है, सिग्मा 2px बॉन्डिंग की एनर्जी कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे। उसके बाद पाई 2py बॉन्डिंग की एनर्जी इससे थोड़ी अधिक है और पाई 2pz और पाई 2py दोनों की बराबर है, तो पहले y और फिर z में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आपके पास फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी आणविक कक्षक में जाएगा और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में भी उसमें जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम है। तो यहाँ सबसे पहले 2py स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब विपरीत बंधी आणविक कक्षक में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निर्धारित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, बंधी आणविक कक्षक में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8 माइनस विपरीत बंधी में कितनी है 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2.5। और एनो अणु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य 3 बंध हैं, तीनों में एक सिग्मा है और 2 पाई बंध हैं, लेकिन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी आणविक कक्षक में भी है, जिससे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो गया, घटकर कितना हो जाएगा 2.5 ही रह जाता है। और इस विपरीत बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका स्थायित्व भी कम हो जाता है। अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी जो नेचर है वो कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय। ये हमेशा ध्यान रखें, अगर अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इस प्रकार से NO+ का एग्जाम्पल देखें तो NO+ में आप क्या देखेंगे, NO+, चूंकि NO+ से ही आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन कम होते ही इसकी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो किसके बराबर हो जाएगी, CO के बराबर हो गई, सम इलेक्ट्रॉन ये हो गए। और इसका आरेख और विन्यास CO अणु के समान ही होना चाहिए। NO+ आयन में विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसका जो स्थायित्व है वो NO अणु की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि NO+ है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और NO में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, तो इसका जो स्थायित्व है वो NO+ का स्थायित्व NO की तुलना में अधिक होगा। और NO+ की जो बंध ऊर्जा है वो 251 किलो कैलोरी प्रति मोल होगी, जो कि NO अणु की बंध ऊर्जा के मान से अधिक है। इसके अतिरिक्त कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसकी जो नेचर है किसकी, NO+ की, वो कैसी होगी, डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। इसी प्रकार से आप NO-, ये तो हमने देखा था NO+ का एग्जाम्पल, NO- का भी देख सकते हैं। अब NO- होने से एक इलेक्ट्रॉन और अधिक हो गया, किससे, NO से, तो विपरीत बंधी में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और 2 विपरीत बंधी में जाने के कारण आप देखिए कि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पाई स्टार 2pz कक्षक में जाएगा। इससे 2 बातें होंगी, क्या होंगी, एक तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, कितना रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें जितने विपरीत बंधी आणविक कक्षक बढ़ते जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाएगा। इससे क्या होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो इससे इसकी बंध दूरी बढ़ जाएगी, और बंध दूरी बढ़ेगी तो और क्या प्रभावित होगा, बंध ऊर्जा कम होगी। ध्यान रखें, बंध दूरी बढ़ेगी तो बंध ऊर्जा कम होगी। इसके अतिरिक्त आप देखिए विपरीत बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो अणु के स्थायित्व को कम कर देगा, ये भी प्रभावित होगा। अगर विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो वो आपकी स्टेबिलिटी को भी कम करेगी। यही कारण है, अगर आप इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे अधिक स्टेबल होगा आपका NO+, क्योंकि इसमें विपरीत बंधी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद NO में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये NO+ से थोड़ा कम स्थायी है। और NO-, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या NO से एक अधिक हो गई, तो सबसे अधिक स्थायी है आपका NO+, उसके बाद है NO, और सबसे कम स्थायी है NO-। इससे क्या होगा, अयुग्मित NO+ में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के पाई स्टार 2pz कक्षक में जाने से अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाती है, और इससे इसका कौन सा गुण बढ़ेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो अनुचुंबकीय गुण बढ़ेगा। यही कारण है कि NO- का चुंबकत्व
NO की तुलना में अधिक होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है NO माइनस का जो चुंबकत्व है वो NO की तुलना में अधिक क्यों होता है, तो यही का इसका कारण है कि NO माइनस में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या विपरीत बंदी आणविक कक्षक में बढ़ने के कारण इसका जो मैग्नेटिज्म है वो NO की तुलना में अधिक होता है। थैंक यू।